सुप्रभात बच्चों। पिछली व्याकरण की कक्षा में मैंने कई विषयों के बारे में आपको वर्णन पूर्वक समझाया। आज मैं आपको अगला विषय वर्णमाला के बारे में समझाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। तो देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमिक व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। इसमें पहले स्वर आते हैं और बाद में व्यंजन। पहले ये समझते हैं क्रमिक क्या है। क्रमिक मतलब क्रम में लगे हुए। जिस तरह के से हम माला में मोतियों को एक के बाद एक पिरोते हैं और सभी जो मालाओं के मोती है वो एक समान होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, यानी एक आगे पीछे लगता है, तो उसी को ही कहते हैं हम माला में वर्ण मोतियों को पिरोना। वैसे ही हम वर्णों को भी एक क्रम में एक व्यवस्थित रूप में पिरोते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमेशा निश्चित होती है। जैसे हमारे हिंदी की जो वर्णमाला है वो अ से लेकर पूरी हमारी हा तक है और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें सबसे पहले स्वर आते हैं और बाद में व्यंजन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्णमाला दिखाई है आपको। हिंदी की वर्णमाला है, सबसे पहले स्वर आए आ से लेके औ तक, फिर व्यंजन का से लेके हा तक, फिर संयुक्त व्यंजन कक्ष से लेके श्रा तक, आगत ध्वनियाँ भी बताई है यहाँ पे, अयोग वहा और अन्य वर्ण। तो इस तरह से जो व्यवस्थित है हमारी जो वर्णमाला, जिसे हम हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ आधे व्यंजन की लिखावट के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने जा रही हूँ। जब भी आप व्यंजनों को आधा लिखते हैं, कई बार हम व्यंजनों के आधे भाग का भी प्रयोग करते हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। जितनी भी व्यंजन में खड़ी पाई का अर्थ है कि जिनमें सीधी रेखा का प्रयोग हुआ है। हम व्यंजन में बहुत सी सीधी रेखाओं का, जिसे मैं यहाँ ना नल लिख रही हूँ, तो यहाँ पे सीधी रेखा का प्रयोग है। तो ऐसे व्यंजन जिसमें सीधी रेखा होती है, हम आधा करने के लिए उसकी जो सीधी रेखा होती है उसे हम हटा देते हैं। परंतु ये जो सीधी रेखा है ये का और फा के लिए प्रयोग नहीं होती है। किसके लिए? का और फा के लिए। बाकी सभी में जो ये सीधी रेखा है वो आधे करने के लिए हम उसे हटा देते हैं। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, का वर्ग में खा को आधा लिखने के लिए मैंने इसकी खड़ी पाई हटा दी है, गा में भी घा में भी। परंतु उनका क्या, जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है, हम उन्हीं व्यंजनों को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, सिर्फ उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंग, छ, ञ, ट, ठ, डा, ढा, णा, इनमें खड़ी पाई का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें जो नीचे हलंत के द्वारा इन्हें दर्शा रहे हैं। हाँ में खड़ी पाई नहीं है तो हाँ में भी हम हलंत के द्वारा इस तरह से दर्शा रहे हैं। बाकी सब में देखिए च, छ, ज, झ, त, थ, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स। इन सब में खड़ी पाई नहीं है, इसलिए हमने इनकी खड़ी पाई हटाकर इन्हें आधे रूप में दिखाया है। और बाकी जिनमें खड़ी पाई नहीं है उनमें मैंने इस तरह से हलन में दिखाएंगे, और जिनमें खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटाकर उन्हें हम आधा रूप दिखाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बिंदियों के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहती हूँ। वैसे तो आपने अंक की बिंदी के बारे में सुना, परंतु उसके अलावा भी हम कई का यहाँ पे जितने भी हमारे पंचमा अक्षर हैं इनका प्रयोग भी हम बिंदी के रूप में ही करते हैं। आइए देखते कैसे। जैसे जंगल है, जंगल में जो बिंदी है इसकी जगह पर पहले इस तरह से लिखा जाता था, परंतु मानक भाषा अर्थात भाषा को सरल करने के लिए इसके मानक रूप को अपनाया गया। उसमें अंक की जगह पे हमने बिंदी का प्रयोग किया। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे गा है तो यहाँ पे क वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। वैसे ही चंचल में देखिए मैंने यहाँ पे या हटाकर बिंदी लगा दी, डंडा में भी णा हटाकर इसके ऊपर बिंदी, दंत में भी इसके ना हटाकर इसके ऊपर बिंदी, और माँ में इसकी माँ हटाकर इसकी बिंदी। तो आपने देखा कि हम बिंदुओं का प्रयोग किस तरह से करेंगे, अर्थात पंचमा अक्षर का हम प्रयोग आधे रूप में किस तरह से करते हैं, और बाकी व्यंजनों का।
आइए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न मैंने जो आपको दिया है, वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसे उदाहरण के द्वारा बहुत समझाने से वो बहुत ही अच्छा और आप उसको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसलिए उदाहरण लिखना कभी ना भूलिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो उदाहरण है उसे वर्ण विच्छेद के द्वारा समझाया। ये हमारे एक एक वर्ण है, क, अ, ल, आ, म, आ, यानी ये अलग अलग वर्ण है और हम इसे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। कलम को तो हम तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, परंतु इन्हें हम और नहीं तोड़ सकते हैं, अर्थात इनके और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई अर्थात वर्ण है। अगला है वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वैसे तो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, अन्य वर्ण भी समझाए, परंतु मैंने यहाँ पे मुख्य भेदों को यहाँ पे बताया है। तो मुख्य भेद क्या है, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वरों को बोलते समय मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, जैसे अ, ई। तो आपने देखा यहाँ स्वरों के बारे में, यहाँ पे दो बातों का मैंने प्रयोग किया है। एक तो स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा, जब स्वरों को हम बोलते हैं तो हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अगला है मेरा व्यंजन। आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वह ध्वनियाँ होती हैं जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वरों जैसे आ की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है, जैसे क और ख। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ भी दो बातें हैं कि व्यंजन वह ध्वनियाँ हैं जब इनका उच्चारण किया जाता है हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी है, और वो अन्य वर्ण क्या है, स्वर। हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे हम अ का प्रयोग करें या स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में करें। यानी बिना स्वरों के प्रयोग के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगला है, व्यंजनों को बोलते समय हवा क्या है, हमारे मुख से रुक कर यानी हल्की सी रुक कर बाहर निकलती है, जैसे क, ख हमारे कंठ से निकलते हैं। मैंने आपको पहले भी इसको विस्तार पूर्वक समझाया था। उसके बाद पांचवा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ ये 5 प्रश्न दे रही हूँ। इसको अच्छे से कॉपी में सुंदर शब्दों में लिखिएगा, सुंदर बनावट लिखिएगा और सुलेख करते ज़रूर रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप रोज़ एक सुलेख अवश्य लिखें, ताकि आप जब हिंदी लिखें तो आपकी जो लेखन है बहुत ही सुंदर और प्रभावित हो। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें।